Welcome, Invincible family. Today we are going to deal with this bill act, the Prevention of Corruption Act 1988. तो इसको करने से पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। अर्लियर जो प्रोविजंस थे इसके वो सेक्शन 161 टू 165 AIPC में कंटेंट थे, जो रिलेट कर रहे थे पब्लिक सर्वेंट अगर ब्राइबरी करते हैं या ऑफेंस कमिट करते हैं, करप्शन वाले जो भी केसेस होते थे अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट वो यहाँ पे डील होते थे, तो इसको रिपील कर दिया गया है। बाकी अभी ये एक्ट आपका प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 ये फोर्स में है। तो इससे पहले जो ये एक्ट था ये फर्स्टली आपका ये 1947 में एक्ट किया गया था। उसके बाद में अमेंडमेंट हुई थी 1952 में, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया। फिर रिकमेंडेशन के बेसिस पे संतनाम कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी फिर अमेंड होके एक और एक्ट आता है 1964 का, एंटी करप्शन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1964। फिर भी वो इफ़ेक्टिव नहीं था तो फाइनली 1988 में ये एक्ट नंबर 49 आता है। तो ये हो गया इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड। तो ये एक्ट नंबर 49 है। अब लिस्ट ऑफ अमेंडिंग एक्ट अगर हम देखें तो फर्स्ट 2013 का लोकपाल लोकायुक्त एक्ट है जो इन्फोर्सेबल है 16 जैन 2014 से। दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट एक्ट 2018 का, ये इन्फोर्स में है 26 जुलाई 2018 से। थर्ड है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये आपको पता ही होगा, 31 अक्टूबर 2019। अब इस एक्ट को देखते हैं। तो इसमें टोटल जो सेक्शंस हैं और चैप्टर्स हैं वो इस प्रकार से हैं, आप देख सकते हैं बाइफर्केशन इसका। तो टोटल इसमें सेक्शन सबको मिलेंगे 31 और चैप्टर से 5। फर्स्ट चैप्टर प्रिलिमिनरी है, सेकंड अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल जज है, थर्ड चैप्टर ऑफेंस पेनल्टीज़ की बात करता है, फोर्थ में इन्वेस्टिगेशन है, 4A अटैचमेंट फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी एंड फिफ्थ है सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन एंड अदर मिसलेनियस प्रोविजंस। तो 31 है टोटल, बट 31 जो है वो रिपील हो गया है। तो अब बात करते हैं प्रेम्बल है इसमें जो बताती है। तो प्रेम्बल में दो वर्ड यूज़ हो रहे हैं, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द, जो भी लॉ रिलेट करते हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एंड जो मैटर्स हैं कनेक्टेड उनसे, मैटर्स कनेक्टेड देयर विथ। तो ये हो गया इसकी प्रेम्बल में पर्पस बता दिया गया, प्रेम्बल में पर्पस बता दिया गया है। अब चलिए देख ही लेते हैं। अब इसको हम क्विकली डील करेंगे। तो कंसोलिडेट अमेंड, कौन से लॉज जो भी रिलेट कर रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन से, उनको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन यानी कि ये एंटी करप्शन लॉ है, यानी करप्शन को रोकना। इसको हम प्रिवेंशन, शॉर्ट टाइटल में आप देख सकते हैं, इसको प्रिवेंशन करप्शन एक्ट बोलेंगे और ये एक्सटेंड करेगा और होल ऑफ इंडिया पे, अब जम्मू एंड कश्मीर पे भी अप्लाई करेगा 2019 के बाद से। इसके अलावा ये इंडियन सिटीज़न जो और सिटीज़न है इंडिया के, अगर बेशक से बाहर है उन पे भी ये अप्लाई कर रहा है। अब डेफिनेशन क्लोज में देखते हैं। 2A में इलेक्शन की डेफिनेशन है, 2B में पब्लिक ड्यूटी है, C में पब्लिक सर्वेंट है और 2D में अनड्यू एडवांटेज। अनड्यू एडवांटेज ये ऐड हुई है 2018 के अमेंडमेंट से, इसको भी देखते हैं। इलेक्शन का मतलब है कोई भी इलेक्शन, चाहे वो कैसे भी हेल्ड हुआ हो, लेकिन कौन से मेंबर को सिलेक्ट करने के लिए, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, चाहे लेजिस्लेचर है, या लोकल अथॉरिटी है, या पब्लिक अथॉरिटी है। तो PLA पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटी और A से अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी। तो पल्ला, इसमें से किसी के भी इलेक्शन हो सकते हैं। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब जो भी बाय रूल्स होता है, और
ये छोड़िए। पब्लिक ड्यूटी का मतलब है ऐसी ड्यूटी जो इन द डिस्चार्ज ऑफ इज द स्टेट पब्लिक कम्युनिटी एट लार्ज हैज़ एन इंटरेस्ट। तो इसमें 3 लोगों का इंटरेस्ट है, चाहे स्टेट का, पब्लिक का और कम्युनिटी का एट लार्ज इंटरेस्ट होना चाहिए, उसको हम पब्लिक ड्यूटी बोलेंगे। बात आती है क्या कॉरपोरेशन स्टेट है। तो स्टेट के अंदर में जो कॉरपोरेशन होती है और चाहे वो सेंट्रल, प्रोविंशियल या स्टेट एक्ट में इस्टेब्लिश है, वो इसकी डेफिनेशन में आएगी। या कोई भी अथॉरिटी या बॉडी जो ऑन्ड और कंट्रोल्ड बाय है या एडिड बाय है गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट कंपनी जो डिफाइन है सेक्शन 617 ऑफ कंपनीज एक्ट में, तो ये स्टेट की डेफिनेशन में आएंगे। अब पब्लिक सर्वेंट कौन होता है, तो एक ये लंबी चौड़ी लिस्ट दे दी है जिसमें आपके टोटल 12 क्लोजेज हैं। इसमें 12 पॉइंट्स दे दिए हैं कि कौन कौन पर्सन पब्लिक सर्वेंट होंगे। मैं इसको आपको ऐसे पढ़ देती हूँ। फर्स्ट क्लोज में ये बताया जो भी पर्सन गवर्नमेंट से की सर्विस में है या पे ले रहा है गवर्नमेंट से, वो पब्लिक सर्वेंट होगा। कोई भी पर्सन जो लोकल अथॉरिटी की सर्विस में है या पे में है, वो पब्लिक सर्वेंट होगा। या कोई कॉरपोरेशन की सर्विस में, पे में है, या कोई लॉ के हिसाब से मतलब जज हो गया, या कोई पर्सन अथोराइज्ड है बाय कोर्ट ऑफ जस्टिस से, आर्बिट्रेटर है, या फिर जो इलेक्शन से रिलेटेड है काम कर रहा है, या कोई भी पर्सन जो पब्लिक ड्यूटी कर रहा है, उसका ऑफिस इस टाइप का कि उसको पब्लिक ड्यूटी करनी है। इसके अलावा एक लिस्ट और दे दी है, कोई प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, ऑफिसर बियरर है रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी का, चाहे वो इन कामों में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, बैंकिंग इनमें इंगेज्ड है। कोई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से फाइनेंशियल एड रिसीव कर रहे हैं, ये सब हो गया। कोई कमेटी का मेंबर है, बोर्ड है, कमीशन है, एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं, वाइस चांसलर है, प्रोफेसर हो गया, रीडर, लेक्चरर, टीचर, एम्प्लॉय, डेजिग्नेशन चाहे उनकी कुछ भी है यूनिवर्सिटी में, या फिर एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं, या फिर वो किसी भी इंस्टीट्यूशन का, चाहे वो एजुकेशनल है, साइंटिफिक, सोशल, कल्चरल, वहाँ पे कोई ऑफिस बेयरर है, एम्प्लॉई है। तो ये एक पूरा लिस्ट दे दी है जिसमें 12 क्लोजेज हैं, तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। इस पर एक केस लो है, सीबीआई वर्सेस रमेश गांधी केस, सीबीआई वर्सेस रमेश गांधी केस। इस केस में ये बोला था जो प्राइवेट बैंक होते हैं उनके अधिकारी भी पब्लिक सर्वेंट होंगे। अब एक्सप्लेनेशन बात करती है ग्रेटिफिकेशन। तो ग्रेटिफिकेशन का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि पैक्यूनरी ग्रेटिफिकेशन की बात हो रही है, या फिर जो एस्टिमेबल है मनी में, सिर्फ इतना ही इंक्लूड नहीं है। इसके अलावा अनड्यू एडवांटेज, 2D में अनड्यू एडवांटेज, ये 2018 के अमेंडमेंट से ऐड हुई है, जो कब से इन्फोर्सिएबल है, 26 जुलाई 2018 से। तो अनड्यू एडवांटेज का मतलब होता है ऐसी ग्रेटिफिकेशन अदर देन लीगल न्यूमरेशन, लीगल वाली इसमें इंक्लूड नहीं है, बट किसी भी टाइप की ग्रेटिफिकेशन हो सकती है। ये सिर्फ पैक्यूनरी ग्रेटिफिकेशन की बात नहीं कर रहे हम, या फिर जो ऐसा अमाउंट जो मनी में एस्टिमेबल है, एस्टिमेट किया जा सकता है मनी में, तो वो इसमें इंक्लूड नहीं करेगा। ऐसे ही लीगल रेम्युनरेशन बता दिया कि रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, सिर्फ कौन सी रेम्युनरेशन से जो पब्लिक सर्वेंट को दी जाती है, बट इसमें सारी रेम्युनरेशन आएगी जो भी गवर्नमेंट के द्वारा परमिट है या किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा परमिट है, जब भी वो सर्व कर रहा है कि वो रिसीव करें, तो वो लीगल रेम्युनरेशन होगी। एक्सप्लेनेशन 1 कहती है जो भी पर्सन इन क्लोजेज में आ रहे हैं वो पब्लिक सर्वेंट होंगे, चाहे गवर्नमेंट ने उसको अपॉइंट किया है नहीं किया है। दूसरा कहता है कि जो ये वर्ड पब्लिक सर्वेंट जहाँ कहीं भी आ रहा है तो ये समझा जाएगा कि वो एक्चुअल पोजीशन में है उस सिचुएशन के, कि मतलब एज ए पब्लिक सर्वेंट काम कर पा रहा है, बेशक से उसमें कोई लीगल डिफेक्ट है उसकी अपॉइंटमेंट में, या जो भी उसने मतलब राइट होल्ड किया हुआ है उस सिचुएशन में, तो
तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई इफ़ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ लीगल डिफेक्ट तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर वो पब्लिक सर्वेंट है, एक्चुअल पोजीशन में है उस पोजीशन के, तो ये माना जाएगा वो पब्लिक सर्वेंट है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उनको भी हम देखेंगे बाद में, बट फिलहाल कंसेप्ट को देख लेते हैं। अब बात आती है कि सेक्शन 3 में बताया हुआ पावर टू अपॉइंट स्पेशल जजेस। तो इस एक्ट में स्पेशल जजेस ही डील करेंगे, स्पेशल कोड ही बनेगी। कौन अपॉइंट करेगा? सेक्शन 3 में बताया हुआ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है, ये नोटिफिकेशन निकाल के ऑफिशियल गजट में अपॉइंट करेगी जितना चाहे। तो यहाँ पे कितने स्पेशल जजेस अपॉइंट किए जा सकते हैं? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आता है कि 1, 2 या 3। तो आंसर इज दैट जितना चाहे उतना, एज मैनी एज नेसेसरी, एज मैनी एज नेसेसरी। तो यहाँ पे कोई टाइम लिमिट दी नहीं है। तो एक क्वेश्चन ये भी बनेगा कि कौन सी गवर्नमेंट, तो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों ही स्पेशल जजेस को अपॉइंट कर सकती है। कौन सी जगह के लिए? उस एरिया के लिए, सच एरिया के लिए, या एरियाज जो है उनके लिए, या ग्रुप ऑफ केसेस के लिए भी वो नोटिफिकेशन में बता देंगे। तो बात आती है कौन से ऑफेंसेस के लिए ये सब अपॉइंट होंगे। तो जो पनिशेबल है इस एक्ट में, या फिर कोई कॉन्स्पिरेसी की जा रही है उनको कमिट करने की, या अटैम्प्ट की जा रही है, या अबेटमेंट की जा रही है, जो ये ऑफेंसेस 3(1)A में बताए हैं, इनके लिए स्पेशल जजेस अपॉइंट किए जाएंगे। बट एक कंडीशन है कि जो स्पेशल जज अपॉइंट होने हैं वो या तो सेशन जज हो, या एडिशनल सेशन जज हो, या असिस्टेंट सेशन जज हो, तभी उनको यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। क्योंकि ये स्पेशल जज है तो स्पेशल जज को भी स्पेशल होना होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है क्या CJM को बनाया जा सकता है एज स्पेशल जज, यहाँ अपॉइंट किया जा सकता है? आंसर इज दैट नो। तो सिंपल। तो सेक्शन 3 हो गया, पावर टू अपॉइंट स्पेशल जजेस। अब बात आती है कौन से केसेस उनके द्वारा ट्रायबल होंगे। जो स्पेशल जजेस हैं वो कौन से केसेस को ट्राई कर सकते हैं? तो सिंपली जो सेक्शन 3(1)A में बात हमने की थी, जो इस एक्ट में कमिट हो रहे हैं, तो उनका इनको एक्सक्लूसिव जुडिक्शन होगा। तो नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन CRPC और इन एनी द लॉ फॉर द टाइम बीइंग फोर्स स्पेसिफाइड इन दिस 3(1) में सबसेक्शन में, ये स्पेशल जजेस यही वाले ऑफेंसेस को वन एंड ओनली कौन ट्राई करेंगे? स्पेशल जजेस ट्राई करेंगे। अब जो सेकंड क्लोज है वो बताती है कि ये कहाँ पे इनको ट्राई कर सकते हैं। तो जहाँ पे ऑफेंस कमिट हुआ है, जो जिस एरिया में उनके में ऑफेंस कमिट हुआ है, और इसके अलावा किसी केस के लिए अगर वो अपॉइंट हुए हैं तो भी कर सकते हैं। बट अगर एक से ज़्यादा स्पेशल जज हैं तो फिर कौन बताएगा? फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी कि भाई कौन से सेशन जज इस वाले पर्टिकुलर केस को डील करेंगे। बात आती है कि अगर अक्यूज जो है उसको अदर ऑफेंस के लिए भी चार्ज किया गया है, तो क्या सेम ट्रायल पे उस वाले ऑफेंस के लिए जिसके लिए उसको चार्ज किया गया है, क्या स्पेशल जज उसको ट्राई कर सकता है? तो सेक्शन 4(3) इस बात का आंसर करता है कि जब स्पेशल जज ट्रायल कर रहा है, तो क्योंकि ट्रायल तो हमने अभी देखा सेक्शन 3(1) जो है, जो ऑफेंस वहाँ बताए गए यानी जो इस एक्ट में वो रखे हैं उन्हीं को डील कर सकता है। बट इसके अलावा अगर और भी चार्ज लगे हुए हैं तो उसका भी ट्रायल यहाँ पे किया जा सकता है, कोई मना ही नहीं है। बाकी आती कि ट्रायल को कितने टाइम में इसको कंप्लीट करना है, तो इसका आंसर देता है क्लोज 4। तो CRPC में जो कुछ भी है उसके होते हुए भी इन स्पाइट ऑफ दैट प्रोविज़न, तो जो ट्रायल होगा इस ऑफेंस का यहाँ पे जो हो रहा है वो डे टू डे बेसिस पे चलेगा। बाकी कोशिश की जाएगी कि जो ट्रायल है वो कंक्लूड हो जाए विद इन 2 ईयर। तो ट्रायल की टाइमिंग हो गई 2 साल, 2 साल में ट्रायल कंप्लीट होना होगा। बट अगर ट्रायल कंप्लीट नहीं हो पा रहा है इस 2 साल में, तो स्पेशल जज को रीजंस रिकॉर्ड करने होंगे कि भाई क्यों नहीं हुआ ऐसा। फर्दर अब एक्सटेंशन की बात करते हैं, तो कितना टाइम एक्सटेंड कर दिया जाएगा। जो फर्दर पीरियड है वो 6 मंथ तक बढ़ा सकते हैं एक टाइम पे।
बट अगर एग्रीगेट करें तो टोटल 4 साल तक होना चाहिए। तो मतलब 6 करके 4 बार ही और बढ़ा सकते हैं। तो ये टाइम पीरियड यहाँ पे आपको याद रखना होगा। 2 ईयर्स, फिर एक्सटेंशन हो सकता है 6 मंथ का, बट एग्रीगेट मतलब टोटल 4 ही रहना चाहिए। अब सेक्शन 5 आता है पिक्चर में। पावर और प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर एंड पावर क्या है स्पेशल जज की। तो जो स्पेशल जज साहब हैं उन्होंने यहाँ पे कोग्निजेंस ले लिया इस एक्ट में। अब अक्यूज को, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि पावर जो स्पेशल जज की है तो यहाँ पे कमिटल करने की नीड ही नहीं है, तो वो डायरेक्ट यहाँ पे ट्राई कर सकता है अक्यूज को। और जो प्रोसीजर है वो जो वारंट केस में फॉलो होता है वो वाला प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो होगा। अब इसके बाद में सेकंड में है क्या पार्डन दी जा सकती है, टेंडर ऑफ पार्डन हो सकता है उसको अक्यूज के लिए। तो इसमें ये बताया टेंडर ऑफ पार्डन उस पर्सन को दी जा सकती है। कंडीशन यही रहेगी भाई फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर करें जो कुछ भी उसकी नॉलेज में बातें हैं। तो ये वाले प्रोविज़न यहाँ पे अप्लाई कर जाएंगे, ठीक है। तो ये माना जाएगा मतलब जो इस 307 और 308 में होते हैं वैसे ही माना जाएगा। अब इसके अलावा एक ये भी चीज़ है कि जो कोर्ट है स्पेशल जज का उसको माना जाएगा कोर्ट ऑफ सेशन, और जो पर्सन प्रोसिक्यूशन कर रहा है स्पेशल जज के सामने उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर। बट ये जो सेक्शन 326 और 475 CRPC है, ये जो अगर अप्लाई कर रहे हैं स्पेशल जज के सामने, तो जो स्पेशल जज है उनको फिर मजिस्ट्रेट मानेंगे, तो शैल बी डीम्ड टू बी मजिस्ट्रेट। तो इसमें ये 2 प्रोविज़न याद रखने हैं। कन्विक्शन बात आती है कि जो स्पेशल जज है कन्विक्ट कर सकते हैं जो भी सेंटेंस ऑथोराइज्ड बाय लॉ है। बाकी स्पेशल जज जब ऑफेंस यहाँ पर ट्रायल कर रहा है ऑफेंस का, तो जो पावर एक्सरसाइज कर रहा है पावर फंक्शंस जो एक डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1944 में की जाती है, वो यहाँ पे स्पेशल जज एक्सरसाइज करेंगे, शैल एक्सरसाइज ऑल द पावर्स। अब 6 देखते हैं। 6 में समरी ट्रायल की पावर दी गई है। तो यहाँ पे जब स्पेशल जज जो है सेक्शन 3 का जो 1 में ऑफेंसेस है उनको ट्राई कर रहे हैं, और ये ऑफेंसेस किसने कमिट किए हैं, पब्लिक सर्वेंट ने कमिट किए गए हैं, और ये इन कंट्रावेंशन है सेक्शन 12A ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955, या फिर इसी सेक्शन का क्लोज 2 के अंदर में 2A के अंदर में है। अगर इसमें ट्रायल चल रहा है तो फिर जो समरी ट्रायल होगा, समरी ट्रायल की जो प्रोविज़न, तो जो स्पेशल जज है शैल ट्राई द ऑफेंस इन समरी वे में वो इसको डील करेंगे, और जो प्रोविज़न है 262 टू 265 ये अप्लाई करेंगे यहाँ पे। बात आती है पनिशमेंट कितनी देंगे। अगर समरी ट्रायल हो रहा है और कन्विक्शन इसमें हो रहा है तो 1 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। तो समरी ट्रायल में 1 ईयर तक की यहाँ पनिशमेंट दी जाएगी। बट फर्दर प्रोविजो क्या कहता है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट अगर स्पेशल जज को लगता है कि भाई 1 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट देनी चाहिए, भाई जो केस है उसका नेचर ऐसा है कि इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर में हाउ टू बी पास्ड, और दैट इट इज़ फॉर एनी अदर रीज़न अनडिज़ायरेबल टू ट्राई द केस समरीली, कि भाई इसको अब समरीली डील नहीं कर सकते हैं, तो स्पेशल जज आफ्टर हियरिंग द पार्टीज रिकॉर्ड करेंगे एक ऑर्डर, और रिकॉल भी कर सकते हैं विटनेसेस को जिनको एग्जामिन किया है, प्रोसीड टू हियर री हियर द केस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर। फिर कौन सा प्रोसीजर अप्लाई होगा, वारंट केस का जो प्रोसीजर होता है वो। तो ये इम्पोर्टेंट है, अगर 1 साल से ज़्यादा एक्सीड कर रहे हैं
मतलब सेंटेंस इतनी दी जानी चाहिए, इस टाइप का नेचर है। लेकिन सेकंड में बताया हुआ है कि कब अपील लाई नहीं करेगी। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू कंट्रारे कंटेंट इन दिस एक्ट और इन CRPC देयर शैल बी नो अपील बाय अ कन्विक्टेड पर्सन इन, अगर समरली ट्रायल हुआ है इस सेक्शन के अंदर में स्पेशल जज के द्वारा में और उन्होंने 1 महीने की 1 मंथ की पनिशमेंट दी है, इम्प्रिजनमेंट दी है, और जो फाइन है वो 2000 रुपीज़ तक का है, तो कोई अपील नहीं जाएगी। अगर एक्सेस में है, सेंटेंस एक्सेस में है, तब अपील जा सकती है। तो ये तो हो गया समरी, ट्रायल कैसे होगा, स्पेशल जज समरी कैसे डील करेंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर है ऑफेंस एंड पेनल्टीज। सेक्शन 7 बात करता है ऑफेंस रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट बीइंग ब्राइब्ड। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है जिसकी इंटेंशन है, यहाँ पे एक में इंटेंशन है, सेकंड में रिवॉर्ड, थर्ड में इन एंटिसिपेशन और इन कंसिक्वेंस ऑफ, इसको सिंपली बताती हूँ अभी। अगर कोई जो पब्लिक सर्वेंट है वो या तो ऑब्टेन कर रहा है, ऑब्टेन्स और एक्सेप्ट्स अटेम्प्ट्स टू ऑब्टेन फ्रॉम एनी पर्सन कोई अनड्यू एडवांटेज विद द इंटेंशन टू परफॉर्म और कोज परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी improperly या dishonestly or to forbear or to cause forbearance to perform such duty either by himself or by another public servant। या तो ऑब्टेन कर रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है या अटैम्प्ट कर रहा है ऑब्टेन करने का किसी भी पर्सन से कोई अनड्यू एडवांटेज जहाँ पे उसकी इंटेंशन है परफॉर्म करने की, या फिर जो परफॉर्मेंस है पब्लिक ड्यूटी की उसको इनप्रॉपरली परफॉर्म करें, या डिसऑनेस्टली करे, या फोरबियर करे किसी को, या कर रहा है या तो खुद करे या अनदर पब्लिक सर्वेंट से, या फिर वो ऑब्टेन कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, अटैम्प्ट कर रहा है ऑब्टेन करने की एडवांटेज फ्रॉम एनी पर्सन एज अ रिवॉर्ड, यहाँ पे रिवॉर्ड फॉर द इम्प्रॉपर और डिसऑनेस्ट परफॉर्मेंस के लिए भाई पब्लिक ड्यूटी जो है उसकी, वो उसको उसके साथ में ये सब कर रहा है, यानी कि रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। या फिर जो भी पब्लिक सर्वेंट है परफॉर्म कर रहा है इम्प्रॉपरली, डिसऑनेस्टली परफॉर्म कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है दूसरे पब्लिक सर्वेंट को कि वो पब्लिक ड्यूटी को करे या नहीं करे, ऐसे करे, किस लिए, इन एंटिसिपेशन ऑफ और इन कंसिक्वेंसेज ऑफ एक्सेप्टिंग एन अनड्यू एडवांटेज, ताकि वो दूसरे का फ़ायदा उठा सके। तो यहाँ पे सीधा सी बात है, अगर पब्लिक सर्वेंट ब्राइब ले रहा है, दे रहा है, सेक्शन 7 में उसको पनिशमेंट मिल जाएगी कितनी, कम से कम 3 साल और मैक्सिमम 7 ईयर्स। तो सेक्शन 7 में जो पनिशमेंट है वो 7 तक जाएगी, 3 to 7 ईयर्स में, और वो लायबल टू फाइन भी होगा। तो इसमें इतना ही याद रखना है। इलस्ट्रेशन एक्सप्लेनेशन बता दी है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन ऑब्टेनिंग, एक्सेप्टिंग और अटेम्प्टिंग टू ऑब्टेन एन अनड्यू एडवांटेज शैल इटसेल्फ कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस इवन इफ द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी बाय पब्लिक सर्वेंट इज नॉट और हैज़ नॉट बीन इनप्रॉपर। इससे फ़र्क नहीं पड़ता अगर ड्यूटी जैसे हम यहाँ पे बता रहे हैं कि इम्प्रॉपर होनी चाहिए थी, हुई नहीं हुई, बट उसने ऑब्टेन, एक्सेप्ट या अटैम्प्ट किया, अनड्यू एडवांटेज का इतना ही काफ़ी है। अब इलस्ट्रेशन है, जैसे ए पब्लिक सर्वेंट एस आस्क करता है पर्सन पी से टू गिव हिम एन अमाउंट ऑफ 5000 रुपीज़ टू प्रोसेस हिज रूटीन राशन कार्ड एप्लीकेशन ऑन टाइम। भाई वो राशन कार्ड का भी काम करने के लिए उसमें 5000 की डिमांड करता है, तो वो माना जाएगा इस सेक्शन के तहत में, सेक्शन 7 के हिसाब से उसने ब्राइब ली है। अब 7A बात करता है टेकिंग अनड्यू एडवांटेज टू इन्फ्लुएंस पब्लिक सर्वेंट बाय करप्ट और इलीगल मीन्स बाय एक्सरसाइज ऑफ पर्सनल इन्फ्लुएंस। यहाँ पे आप अपना पर्सनल इन्फ्लुएंस यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे पनिशमेंट मिल जाएगी 7A में 3 to 7 ईयर। इसमें इतना ही याद रखना है, अगेन 3 to 7 ईयर। 8 में बात हो रही है ऑफेंस रिलेटिंग टू ब्राइबिंग ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट। अगर कोई पर्सन जो रिश्वत दे रहा है या प्रोमिस कर रहा है कि वो अनड्यू एडवांटेज देगा दूसरे पर्सन को
किस इंटेंशन से, कि वो इंड्यूस कर सके जो पब्लिक सर्वेंट है कि वो अपनी ड्यूटी को इनप्रॉपरली परफॉर्म करे, या रिवॉर्ड कर सके उस इनप्रॉपर परफॉर्मेंस के लिए पब्लिक सर्वेंट को। तो यहाँ पे पनिशमेंट मिल जाएगी 7 साल, फाइन और बोथ। यहाँ पे कोई मिनिमम नहीं है, इसमें डायरेक्ट है 7 साल तक की पनिशमेंट और फाइन और बोथ। तो यानी कि यहाँ पे जो देने वाला है वो उसको पनिशमेंट मिलेगी। यहाँ पे अगर इंटरमीडिएट है, कोई मीडिएटर है 7A में, उसको पनिशमेंट मिलेगी, और 7 में पब्लिक सर्वेंट को मिलेगी। तो लाइन वाइज तीनों की पनिशमेंट आ गई। अब इसमें एग्जाम्पल भी दे दिया है। बट अगर किसी पर्सन को कंपेल किया गया है, फॉर एग्जांपल कोई अथॉरिटी में काम नहीं कर रहा है आपका, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो पैसे दोगे तो ही काम करेंगे, तो वहाँ पे कंपेल किया जा रहा है अनड्यू एडवांटेज का, तो उस केस में उस पर्सन की ड्यूटी बनती है कि वो रिपोर्ट करे उस मैटर को। अगर उसको कंपेल किया जा रहा है तो वो रिपोर्ट करे लॉ इन्फोर्समेंट जो अथॉरिटी है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उनको 7 दिन के अंदर अंदर में। बट अगर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा किया गया ऑफेंस, तो उसको पनिशमेंट जो मिलेगी वो सिर्फ फाइन की मिलेगी। एग्जाम्पल बता दिया, देन चलते हैं आगे। अब ये कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, सेक्शन 9 डील करता है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को। अगर कोई ऑफेंस है इस एक्ट में कमिट किया जा रहा है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो वो पनिशेबल होगी फाइन से। बात आती है जो सेक्शन 7A8 है और ये जो सेक्शन 9 है, इनके ऑफेंसेस कैसे होंगे, कोग्निजेबल, नॉन कोग्निजेबल, कैसे। तो इसका क्लोज 4 बताता है ये कि जो सेक्शन 7, 8 और सेक्शन 9 है ये कोग्निजेबल होंगे। सेक्शन 9 में तो बताया कि जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है उसको फाइन ही इम्पोज होगा, बट अगर जो इनके पर्सन इंचार्ज है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के, वो गिल्टी हो सकते हैं ऑफेंस के, क्योंकि आप कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को तो यहाँ पे पनिश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर कोई एक पर्सन नहीं होता है। तो बट अगर कोई पर्सन इंचार्ज था कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का, वो उसकी कंसेंट से या कनाइवेंस से, चाहे वो मैनेजर है, सेक्रेटरी है, उसकी वजह से हुआ है ऑफेंस, तो उसको पनिशमेंट मिल सकती है वही 3 to 7 ईयर्स प्लस में फाइन। इसके बाद में है, बट अगर कोई विदाउट कंसिडरेशन के कोई काम कर रहा है, जो पब्लिक सर्वेंट है, अनड्यू एडवांटेज ऑब्टेन कर रहा है बिना किसी कंसिडरेशन के, या फिर विद फॉर अ कंसिडरेशन, जो उसको पता वो इनएडिक्वेट है किसी पर्सन से, तो यहाँ पर पनिशमेंट बढ़ जाती है, जो 6 मंथ से 5 ईयर्स तक हो जाती है, प्लस में फाइन। तो यहाँ पे याद रखना है 11 में विदाउट कंसिडरेशन या फिर विद कंसिडरेशन, फॉर अ कंसिडरेशन, जो कैसी इनएडिक्वेट है, और पब्लिक सर्वेंट ऑब्टेन कर रहा है अनड्यू एडवांटेज, तो पनिशमेंट हो जाएगी 6 मंथ, 5 ईयर एंड फाइन। 12 बात करता है अबेटमेंट की। अगर जो कोई भी अबेट करता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी 3 to 7 ईयर्स। सेक्शन 12 1 + 2 = 3, तो यहाँ पे 3 to 7 ईयर्स अबेटमेंट के लिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन, क्रिमिनल मिसकंडक्ट बाय पब्लिक सर्वेंट। अगर पब्लिक सर्वेंट क्रिमिनल मिसकंडक्ट करता है, क्या काम करेगा, 2 काम करेगा, या तो वो फ्रॉडेंटली या डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट कर रहा है, या अपने यूज़ के लिए कन्वर्ट कर रहा है जो भी प्रॉपर्टी उसको इंटरेस्ट की गई थी या जो उसके कंट्रोल में थी एज ए पब्लिक सर्वेंट,
या फिर किसी और पर्सन को ऐसा करने के लिए अलाउ कर दे रहा है, या फिर वो इंटेंशनली खुद को इलिसिटली जब भी वो ऑफिस में मतलब जो उसका टाइम पीरियड चल रहा है खुद को अनरिच कर लेता है इंटेंशनली, तो इस केस में ये माना जाएगा वो क्रिमिनल मिसकंडक्ट किया उस पब्लिक सर्वेंट ने, और इसके लिए पनिशमेंट भी बढ़ जाएगी, जो कि हो जाएगी 4 ईयर्स से 10 ईयर्स तक, 4 से 10 साल तक। सेक्शन 1(3), तो 1 + 3 = 4 to 10 ईयर्स। 14 है हैबिचुअल ऑफेंडर। हैबिचुअल हो गया तो भाई बढ़ा दिया पनिशमेंट सेक्शन 14 में 5 ईयर्स to 10 ईयर्स। अबैटमेंट था 12 में, अटैम्प्ट है 15 में, तो 12-15। तो अटैम्प्ट करेंगे जो क्लोज ए ऑफ सेक्शन 13(1) के जो भी ऑफेंस बताए थे उसमें, शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 2 ईयर्स, तो 2 to 5 अगर अटैम्प्ट कर रहे हैं तो, और अबैटमेंट थी तो 3 to 7। सेक्शन 12 में 3 to 7 ये है अबैटमेंट, और 15 में अटैम्प्ट हो रही है तो 2 to 5। नोट सो इम्पोर्टेंट मैटर्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर फिक्सिंग फाइन। जो भी मैं सेक्शन 7, 8, 9, 10, 11 का 2, 13, 14, 15 है, तो अगर जब भी कोर्ट अमाउंट फिक्स कर रही है फ़ाइन का, तो जो भी अमाउंट या वैल्यू उसने रिसीव करी है वो सब देखेगी, इसमें इतना बता रखा है। अब नेक्स्ट है चैप्टर 4, इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, कैसे की जाएगी। सेक्शन 17 बात करता है सिंपली जो पर्सन अथोराइज्ड होंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए। अगर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट के अंडर में है केस तो इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस होगा। अगर मेट्रोपॉलिटन एरियाज हैं तो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस को पावर है। इसके अलावा अगर केस है तो डीएसपी या फिर जो इक्विवेलेंट रैंक का पुलिस ऑफिसर है उनको पावर है केसेस को इन्वेस्टिगेशन करने की। तो डीएसपी मतलब दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में है तो इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस है, मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है, अदर है तो डीएसपी है या इक्विवेलेंट रैंक का होगा कोई, तो वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं जो भी ऑफेंस पनिशेबल है इस एक्ट के हिसाब से, विदाउट ऑर्डर ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ऐसा केस में भी, और मे मेक अरेस्ट भी कर सकते हैं बिना वारंट के। सॉरी, यहाँ पे नो पुलिस ऑफिसर बिलो द रैंक ये तो होंगे शैल इन्वेस्टिगेट, ये बिना ऑर्डर के नहीं कर सकते, विदाउट द ऑर्डर ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, तो एमएम और जेएमएफसी ये इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे इनकी परमिशन के बिना। जो ये ऑफिसर सभी हमने बताया ये इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ये। नेक्स्ट है provided that if a police officer not below the rank of inspector of police is authorized by the state government in this behalf by general special order, he may also investigate any such offence without order of metropolitan magistrate or magistrate of first class as the case may be, or make arrest without warrant। ये बट फर्दर प्रोविजो दे दिया, पहले तो मना कर रहे हैं। ये कह रहा है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर जो नॉट बिलो द रैंक है यानी कि इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस की रैंक से बिलो नहीं है वो ऑथोराइज किया जाता है तो वो इन्वेस्टिगेट भी कर सकता है बिना ऑर्डर के, बशर्ते कंडीशन इज़ दैट वो इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस की रैंक से कम का नहीं होना चाहिए। बट अगर 30(1)(b) में ऑफेंस कमिट हो रहे हैं, 13(1)(b) 1B क्या था जिसमें अनरिच कर रहा है अपने आप को इलिसिटली,
क्रिमिनल मिसकंडक्ट बाय पब्लिक सर्वेंट, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन बिना जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, एसपी की पुलिस, अरे यार, विदाउट द ऑर्डर ऑफ अ पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो मतलब इस रैंक का होना चाहिए। अगर सेक्शन 13(1) के बी में इन्वेस्टिगेशन होनी है तो ये हो गया यहाँ पे। अब 17A बात करता है इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन ऑफेंस रिलेटेबल टू रिकमेंडेशंस मेड और डिसीजन टेकन बाय पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल फंक्शंस और ड्यूटीज़। तो इसमें सिंपली कह रहा है कि अगर कोई पर्सन जो है जिनके जब ऑफेंस कमिट हुआ है, अगर वो रिलेटेड है यूनियन के अफेयर्स से, तो प्रीवियस अप्रूवल चाहिए होगा किसका, यूनियन, उस गवर्नमेंट का, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का। नो पुलिस ऑफिसर शैल कंडक्ट एनी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इनटू द ऑफेंस alleged टू हैव बीन कमिटेड बाय पब्लिक सर्वेंट अंडर दिस एक्ट, अगर जो alleged ऑफेंस है वो रिलेटेबल है टू एनी रिकमेंडेशन मेड और डिसीजन टेकन बाय पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज, किसके, विदाउट प्रीवियस अप्रूवल किसका, अगर यूनियन से रिलेटेड है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट से है तो स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगा, और अदर पर्सन है तो फिर जो कॉम्पिटेंट होगा उसको रिमूव कर सकता है उसके ऑफिस से, तो उस बंदे की परमिशन लेनी पड़ेगी। बट एक कंडीशन है, ये बोला है कि ये जो अप्रूवल है इसकी नीड नहीं है, कब, shall be necessary for the cases for involving arrest of person on the spot on the charge of accepting, अगर कोई रंगे हाथों पकड़ा जाता है ब्राइब को एक्सेप्ट करते हुए या अटैम्प्ट करते हुए उसकी एक्सेप्टेंस के लिए या अनड्यू एडवांटेज ले रहा है, तब ये सैंक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सैंक्शन यहाँ पे विदाउट ये जो प्रीवियस अप्रूवल है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बाकी जो कंसर्न अथॉरिटी है वो अपना डिसीजन कन्वे करेगी, टाइम पीरियड दे दिया 3 मंथ का, और रीजंस रिकॉर्ड करेंगे राइटिंग में। बाकी फर्दर टाइम बढ़ाया जा सकता 1 महीने का, 1 मंथ का। 17B जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, तो 17B यहाँ पे एंटी करप्शन ब्यूरो का एस्टेब्लिशमेंट के बारे में। अब आगे है चैप्टर 5, देखते हैं। 4 में कुछ नहीं है, अटैचमेंट 4 फीचर ऑफ प्रॉपर्टी है। सिंपली जो अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1944 अप्लाई करेगी। आगे चलते हैं। चैप्टर 5 सैंक्शन की बात हो रही है, वहाँ पे हमने प्रीवियस अप्रूवल की बातें की थी 17A में। अब देखते हैं प्रीवियस सैंक्शन। अब सेक्शन 19 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस पर केस लॉज भी हैं काफ़ी। तो क्लोज 1 कहती है नो कोर्ट शैल टेक कोग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन जो 7, 11, 13, 15 में जो ये ऑफेंस कमिट किए हैं किसी पब्लिक सर्वेंट ने, तो उस केस में प्रीवियस सैंक्शन चाहिए होगी किसकी, तो देखते हैं। बट ये कह रहा है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड लोकपाल लोकायुक्त एक्ट 2013 एक्ट नंबर 1 2004। हाँ, तो देखते हैं। इन द केस ऑफ पर्सन हु इज employed as the case may be was at the time of commission of alleged offence employed in connection with the affairs of union and is not removed from his office save by with sanction of central government। अगर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने यानी यूनियन के रिगार्डिंग रिलेटेड है, यूनियन से एम्प्लॉय किया गया था और रिमूवेबल भी वो किसके द्वारा ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो प्रीवियस सैंक्शन की ज़रूरत रहेगी किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। ऐसे ही अगर वो स्टेट अफेयर्स ऑफ स्टेट से रिलेटेड है तो फिर स्टेट गवर्नमेंट की यहाँ पे सैंक्शन की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो सेम चीज़ अदर पर्सन है तो जो
पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको रिमूव कर सकती है, वो वाली अथॉरिटी कॉम्पिटेंट होगी यहाँ पे सैंक्शन देने के लिए। बट प्रोविजो फर्दर कहता है कि दैट नो रिक्वेस्ट कैन बी मेड बाय अ पर्सन अदर देन अ पुलिस ऑफिसर और ऑफिसर ऑफ एन इन्वेस्टिगेटिंग agency or other law enforcement authority to the appropriate government or competent authority as the case may be for the previous sanction of such government or authority for taking cognizance by the court of any of the offences specified in this subsection unless अगर उस पर्सन ने कंप्लेंट फाइल नहीं की है तो ये जो रिक्वेस्ट है प्रीवियस सैंक्शन वाली ये नहीं की जा सकती। नो रिक्वेस्ट कैन बी मेड अगर उस पर्सन ने कंप्लेंट फाइल नहीं की है कॉम्पिटेंट कोर्ट में अबाउट जो एलिज्ड ऑफेंस है उसके रिगार्डिंग, जिस भी पब्लिक सर्वेंट को उसको प्रोसिक्यूट करना है। साथ में अगर उसने कंप्लेंट फाइल की थी और वो डिसमिस नहीं हुई है, द कोर्ट हैज़ नॉट डिसमिस द कंप्लेंट अंडर 203 ऑफ CRPC और डायरेक्टेड द कंप्लेनेंट टू ऑब्टेन अ सैंक्शन फॉर द प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट फॉर फर्दर प्रोसीडिंग। ये चीज़ होनी चाहिए अनलेस है, तभी फिर अब जो उसकी रिक्वेस्ट है उसको प्रोसिक्यूट करने की वो देखी जाएगी, की जा सकती है। बाकी एक बार जो पब्लिक सर्वेंट उसको अपॉर्चुनिटी देगी तभी फिर जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है या जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो सैंक्शन देगी अपना। तो इसमें बस ये थोड़ा सा लास्ट में कह रहा है कि प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जैसे उनको प्रपोजल मिलता है कि भाई सैंक्शन देनी है, प्रोसिक्यूशन होना है पब्लिक सर्वेंट का, तो उस चीज़ को वो जो अपना आंसर करेगी तो उसको टाइम पीरियड देती है यहाँ पे 3 मंथ का। तो 3 महीने के अंदर अंदर में कोशिश की जाएगी कि अपना डिसीज़न है उसको बताए, ठीक है। अदरवाइज़ इसको एक्सटेंड करके फर्दर टाइम पीरियड है वो 1 महीना और एक्सटेंड किया जा सकता है। तो इसी बात पे 3+1 यानी टोटल 4 मंथ के अंदर में ये बताना है डिसीज़न अपना। तो इस पर केस लो भी है इसी पॉइंट पे, सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस मनमोहन सिंह। इसमें फिर एक केस हो रहा है सेक्शन 19 के 3 पे, CBI वर्सेस BA लोकेश। तो 20 में प्रिजम्पशन है, बस पब्लिक सर्वेंट अगर एक्सेप्ट कर रहा अनड्यू एडवांटेज तो शैल प्रिजम्पशन है, इट शैल बी प्रज्यूम्ड। क्या माना जाएगा कि भाई उसने एक्सेप्ट किया, ऑब्टेन किया, या फिर ये सब अनड्यू एडवांटेज। तो शैल प्रिजम्पशन है तो ये कैसी है, रीबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 21 में बताया है कि जो अक्यूज पर्सन होगा वो कॉम्पिटेंट विटनेस होगा, जैसे CRPC में भी होता है। अगर कोई पर्सन यहाँ पे चार्ज किया गया किसी ऑफेंस से तो वो कॉम्पिटेंट विटनेस होगा और ऑन ओथ पे एविडेंस भी दिए जा सकते हैं उसके द्वारा। 22 सिंपली कहता है कि जो CRPC है वो मॉडिफिकेशन के साथ में एप्लीकेबल होगा। अब तो CRPC की जगह BNSS एप्लीकेबल हो जाएगा 2023 का। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। 23 इज नॉट इम्पोर्टेंट, पर्टिकुलर्स इन चार्ज इन रिलेशन टू एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 13(1)(a। बस इसमें ये याद रखना है, पर्टिकुलर्स इन चार्ज इन रिलेशन टू ऑफेंस जो इसमें हुए हैं। नेक्स्ट 24 ओमिट कर दिया गया है, जो 2018 के अमेंडमेंट है उससे। 25 बात करता है मिलिट्री, नेवल, एयरफोर्स और अदर लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड।
तो एक तरीके से सेविंग क्लोज है सेक्शन 25 सेविंग। ऐसे ही 26 बात करता है कि जो स्पेशल जजेस अपॉइंटेड थे 1952 के एक्ट में वो माने जाएंगे टू बी स्पेशल जजेस अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के तहत में। ठीक है, अब अपील रिवीजन कहाँ जाएगी? तो सेक्शन 27 जो बात करता है वो कहता है कि जो अपील रिवीजन है इस एक्ट की वो हाई कोर्ट में जाएगी। तो अपील रिवीजन की पावर दे दी गई है हाई कोर्ट को। ऐसा माना जाएगा जैसे स्पेशल जज जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन है, ठीक है, केसेस को ट्राई कर रहे हैं विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द हाई कोर्ट। ये जो एक्ट है ये जो अदर लॉ अगर है कोई तो उसके इन एडिशन है, ये इन डेरोगेशन नहीं है, ये इन एडिशन है, ये बताता है सेक्शन 28। 29 अमेंडमेंट ऑफ ऑर्डिनेंस 38 ऑफ 1944 नॉट दैट मच रेलिवेंट। 30 रिपील और सेविंग है जो इससे पहले हमने बताया था 1947 का एक्ट आया था। 29A में पावर है रूल मेकिंग पावर 29A में, तो किसको है वो सेंट्रल गवर्नमेंट। 30 सिंपली बात करता है रिपील सेविंग। तो अभी हमने बताया जो 1947 एक्ट था उसको रिपील कर दिया गया इस एक्ट के द्वारा, यानी कि जो पहले कुछ एक्ट डन थे रिपीलिंग्स पहले तो वो सब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 31 ऑमिट कर दिया गया है, रिपील कर दिया गया है 2001 से, तो एक्ट 30 ऑफ 2001। तो ये था छोटा सा एक्ट जिसमें टोटल थे सेक्शन 1 to 31। 31 रिपील्ड हो गया, 24 भी रिपील्ड हो गया। एक बार कंटेंट जो मतलब इंडेक्स है सेक्शन के वो देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। टोटल चैप्टर इसमें थे, चैप्टर्स थे इसमें 5। फर्स्ट चैप्टर प्रिलिमिनरी था जिसमें सेक्शंस 1 to 2, 1 में शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट, 2 में डेफिनेशन थी। फिर स्पेशल जज का रोल आता है, स्पेशल जज की अपॉइंटमेंट होती है, तो इसमें 4 सेक्शन होते हैं। सेक्शन 3 में तो पावर है टू अपॉइंट स्पेशल जजेस, तो इनकी अपॉइंटमेंट होती है स्पेशल जजेस की। 5th में बात करते हैं जो इनके द्वारा कौन से केसेस ट्रायबल होंगे, 4th में सॉरी। 5th में फिर प्रोसीजर पावर, केसेस बता दिए, फिर प्रोसीजर एंड इनकी पावर्स क्या क्या रहेंगे। 6 मतलब समरी, 6 मतलब समरी ट्रायल कैसे करेंगे, समरी ट्रायबल कौन से प्रोविज़न अप्लाई करेंगे, ये सब बता दिया। चैप्टर 3 फिर बताता है ऑफेंस और पेनल्टीज़ के बारे में, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़। अगर जो पब्लिक सर्वेंट है वो ब्राइब लेता है 7 में, या फिर 7A कोई इंटरमीडिएटरी पर्सन बीच में आता है एंड इन्फ्लुएंस एडवांटेज लेता है और पब्लिक सर्वेंट को इन्फ्लुएंस करता है, तो उसमें क्या इनमें पनिशमेंट्स देखनी है। 8 में जो ब्राइब दे रहा है वो, 9 में कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ऑफेंस है। सेक्शन 9, 10 दोनों कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से डील कर रहे हैं। 11 में विदाउट कंसिडरेशन अगर ब्राइब ली जा रही है, एडवांटेज ली जा रही है। एक आता है 12 में अबेटमेंट और 15 में अटैम्प्ट। हैबिचुअल ऑफेंडर है 14 में, हैबिचुअल ऑफेंडर कितने में है 14 में। तो टोटल इसमें 31 सेक्शंस थे। इसके अलावा फिर इन्वेस्टिगेशन कौन कौन करेगा, तो उसके रिगार्डिंग 3 सेक्शन है, 17, 17A, 18 बताया है। पर्सन कौन कौन से अथोराइज्ड इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। सेक्शन 18 था पावर टू इंस्पेक्ट बैंकर्स बुक्स, ये हमने नहीं देखा। नेक्स्ट है चैप्टर 5 लास्ट वाला जो सैंक्शन के बारे में बात करता है। चैप्टर 5 ये
19 में सैंक्शन चाहिए, प्रीवियस सैंक्शन। 20 में प्रिजम्पशन है। 21 में अक्यूज पर्सन कंपिटेंट विटनेस होगा। 24 ओमिट कर दिया गया। 23 पर्टिकुलर्स। 25 मिलिट्री नेवल सेविंग लॉ है। और जो 1952 के जजेस हैं, स्पेशल जजेस हैं, वो यहाँ पे डीम्ड जजेस माने जाएंगे, स्पेशल जजेस। अपील रिवीजन कहाँ जाएगी? हाई कोर्ट को। और ये जो एक्ट है वो इन एडिशन होगा। अमेंडमेंट ऑफ द ऑर्डिनेंस 38 ऑफ 1944। रूल मेकिंग पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को है। रिपील सेविंग जो 1947 का एक्ट है उसको रिपील कर दिया। 31 भी रिपील्ड है। तो ये होता है कंप्लीट विद इन 50 मिनट्स। अगर आपने यहाँ तक अभी तक लेक्चर को सुना है तो थैंक यू सो मच। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि 50 सब्सक्राइबर हो जाए तो उसके बाद मैं लाइव क्लासेस भी यहाँ पे कर पाऊँ। थैंक यू सो मच।